हेलो एंड वेलकम टू एमआर क्लासेज। तो एक जो बहुत दिनों से डिमांडिंग क्लास थी कि सर कुछ टिप्स और ट्रिक्स हमें दिए जाएं कि हम लोग कैसे एग्जाम का प्रिपेयर करें या पढ़ाई कैसे करें, स्टडी के अंदर मन कैसे लगे, प्रॉपर वे में एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ए स्टूडेंट लाइफ। बच्चे के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मैं क्या क्या करूं और कैसे करूं। सर बहुत सारी चीजें चलती होती है 11th और 12th के बच्चों के लिए। 9 10th का बच्चा बहुत सारी चीजें सोचता पर उसके लिए थोड़ा सा लिमिटेड चीजें रहती है। 11th 12th में साइंस का बच्चे के लिए बहुत सारी चीजें होती है। 10th के बाद बच्चे को प्रॉब्लम होती है कि अब मैं क्या सब्जेक्ट चूज करूं। कोई लोग बोलते हैं बेटा ये ले ले, कोई बोलता है ये ले ले, कोई बोलते हैं ये सब्जेक्ट चूज कर ले। अब क्या चूज करूं मैं, सबसे बड़ा हेडेक होता है स्टूडेंट्स का ये वाला चीज। तो इसके बारे में हम कुछ चीजें आज डिस्कस करेंगे अपने इस सेशंस के अंदर। अगर आप एक बार चूज कर लेते हो तो उसके बाद आपको उसके साथ कैसे आगे बढ़ना है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सब्जेक्ट चूज कर लिया तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपने सब्जेक्ट ले लिया तब यही सब कुछ आपका है। 11th 12th के अंदर मैं बच्चों को नॉर्मली साइंस सब्जेक्ट चूज करने की सजेशन करता हूं। उसका रीजन भी बताऊंगा कि क्यों साइंस लेना चाहिए बच्चे को और साइंस के क्या बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, साइंस ही क्यों चूज करें अगर आप कैपेबल हो तो। अगर आपके अंदर 20% कैपेबिलिटीज है, आपका मन अगर 20% कह रहा है कि यू कैन गो विद दिस साइंस, देन यू मस्ट चूज साइंस एज योर 11th एंड 12th क्लास फॉर योर स्टडी सब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट चूज करना। लोग बोलते हैं क्या करेगा साइंस के अंदर, बहुत कुछ ऐसा है, बहुत कुछ ऐसा है, बहुत कुछ। हाँ भाई ठीक है, सब कुछ है। मैं आपको प्रोस कॉन्स दोनों बताऊंगा कि क्यों जरूरी है साइंस, साइंस के साथ डील करना क्यों जरूरी है, वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल वी विल डिस्कस टुडे गाइज। ओके, तो जो अपना टॉपिक है आज का, टिप्स एंड ट्रिक्स। टिप्स एंड ट्रिक्स। सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक। जैसा मैंने थोड़ा सा इंट्रो शुरू में दे दिया कि हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई में मन कैसे लगे, इन सब चीजों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, सबकी सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेशन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, जिसको सब्जेक्ट चूज करना है उसके लिए भी, जिसने चूज कर लिया उसके लिए भी, जो 12th पास कर लिया उसके लिए भी, जो 9th और 10th में उसके लिए भी, छोटी क्लास है उसके लिए भी। ठीक है, पेरेंट्स भी देख सकते हैं। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले एक वर्ड मैं आपको दिखाता हूं, हमेशा के लिए बोलता हूं, लाइफ का कोई भी एंड हो, कोई भी पार्ट हो, ठीक है, किसी भी मोड पे आप चल रहे हो, सबसे पहली चीज आनी चाहिए जो आपके सामने लिखा हुआ है, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल्स। हमेशा नकारात्मक सोच के लोगों से बहुत दूर रहिए, बहुत दूर रहिएगा। स्पेशली जो 10th क्लास का बच्चा, जो 10th पास करके 11th में आता है, उसके सामने बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारे नेगेटिव लोगों से वो फेस करता है। ठीक है, कई लोग आपको ऐसा बोलते हैं ये तुम नहीं कर सकते हो, तुम इस लायक का ही नहीं हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। ऐसे लोगों को सलाम करके दूर निकल जाइए उनसे कि हम जिस लायक के हैं, हमारी मंजिल हम अपना पा लेंगे, आपसे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहली चीज होती है कि इन लोगों से दूरी बना के रखो जो आपको ये बोले कि तू इस लायक का नहीं है। इसको मैं बोलता हूं नेगेटिव पीपल। अगर कोई टीचर भी आपको ऐसा बोलता है कि तू इस लायक का नहीं है, तो आप उस टीचर को बोलिए आप टीचर नहीं हो, आप पढ़ाने लायक नहीं हो मेरे को, मैं इस लायक क्यों नहीं हूं। ठीक है, तो ऐसा चीजें होती है। हमेशा जो आपके बारे में नेगेटिव सोचे, आपको ये बोले कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो, तू तो बर्बाद हो गया, तू बर्बाद कर लिया, ऐसे लोगों से दूर रहिएगा। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, इन लोगों से बहुत दूर रहिएगा जो आपको ये बोले कि तुम कुछ नहीं कर सकते। ये वर्ड बहुत गलत वर्ड है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे बोलने वाले लोगों से बहुत दूरी बना के रखिएगा। एक नंबर आना, एक मार्क्स आना, यह नहीं होता है कि तुम उस मार्क्स के भरोसे बहुत कुछ कर लोगे। मार्क्स अपनी जगह पे है, आपकी काबिलियत अपनी जगह पे है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे लोगों से बहुत दूर रहिएगा जो आपको यह वर्ड यूज करते हैं कभी भी आपके लिए कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो,
उनको अपन बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं, तो ऐसे लोगों से एट द इंस्टेंट आप दूरी बना के रखिएगा। सबसे पहला चीज, चाहे कोई भी मोड हो, मैं जरूरी नहीं बोल रहा एग्जाम का, आप कोई भी काम कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, आपको अगर ये कोई पर्सन ऐसा बोल सकते तुम कुछ नहीं कर सकते, तो उससे दूरी बना लीजिए। उससे लड़ाई मत कीजिएगा, उससे लड़ाई मत कीजिएगा कि तूने ऐसे कैसे बोल दिया, नहीं, ऐसे लोगों से दूर हो जाइएगा। सबसे पहली चीज यह है, पढ़ाई करनी हो चाहे कोई भी काम करना हो लाइफ में, नेगेटिव लोगों से दूर हो जाइएगा। आपका सबसे बड़ा सक्सेस वहीं से शुरू हो जाता है। नेगेटिव लोग कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो ये चीज आपके दिमाग में रह गया, स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिव पीपल। अगर आपके थोड़े से मार्क्स कम आए, आपको ऐसा डांट दिया कि तुम कुछ नहीं कर सकते या तुम इसी के लायक के नहीं हो। कई बार अपन बोल देते हैं, जो लोग बोलते हैं तुम तो मैथ्स के लायक का ही नहीं है, तो साइंस के लायक का ही नहीं है, तूने क्यों साइंस ले लिया। ऐसे चीजों से दूर रहिएगा। हर कोई किसी के लायक का नहीं है, उसको लायक का बनाया जाता है, लायक का बन जाते हैं हम लोग अगर हम उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज हमारे पास क्या होने चाहिए, लगन और मेहनत अपन को करनी पड़ेगी, तो हम उस लायक के बन जाएंगे। तो ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए। अगर आपके दिमाग में 1% भी अगर लाइफ को सक्सेस करने का है, तो इन लोगों से दूर हो जाइए जो आपको बोलते हैं यू कांट डू थिंक, देन वी विल प्रूव दैट वी विल डू दैट। ये सबसे बड़ा लाइफ का फंडा है, मैं इसको मानता हूं। ठीक है, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो इन लोगों से दूर रहिएगा। दूसरी चीज, किसके साथ रहना है फिर सर, स्टे विथ कॉन्फिडेंट पीपल, पॉजिटिव पीपल्स। हमेशा पॉजिटिव पीपल्स के साथ रहिए, जो लोग आपको पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं, ऐसा बोलते हैं कि हाँ हम ये लोग कर सकते हैं। हाँ वो चीज हार्ड हो सकती है, फिर भी आपको कॉन्फिडेंस देते हैं कि हाँ हम कर सकते हैं, जरूर इसमें टाइम लगेगा पर हम कर लेंगे। तो दीज पीपल्स आर कॉन्फिडेंट पीपल्स। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस लाइफ, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस लाइफ। ऐसा कोई चीज नहीं है जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हमको मेहनत करके हम लोग उसको पा सकते हैं। बट एक चीज इसके साथ साथ मैं एक चीज और करता हूं, एक चीज मैं ओवर बोलता हूं कि मेक 100 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम ओवर कॉन्फिडेंट पीपल। ये बड़ा खतरनाक चीज है। ये जो वर्ड है ना ओवर कॉन्फिडेंट, ये नेगेटिव लोगों से भी खतरनाक वाला वर्ड है। नेगेटिव लोग भी फिर भी कई बार चीजें गलत बोलते हैं, पर उसको हमें अगर अपन देखते हैं पॉजिटिव वे में लेकर, तो हमारे लिए काम कर जाती है। पर ये जो ओवर कॉन्फिडेंट लोग हैं, ये ओवर कॉन्फिडेंट लोग हमेशा बड़े खतरनाक होते हैं। ये आपको क्या कहेंगे पता है, ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है, बस ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। ऐसे नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये वाला होने वाला काम नहीं होता कभी लाइफ के अंदर। चुटकियों में कुछ नहीं होता बेटा। अगर कुछ करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो कॉन्फिडेंट लोग बोलते हैं मेहनत कीजिए, और ओवर कॉन्फिडेंट लोग बोलते हैं अरे तू मजे कर, तेरा तो सब हो जाएगा। तो वो गलत है। मजे करने से बेटा कुछ ना मिलता है। मजे करने से तो आप 2 दिन मजे कर लीजिए, तीसरे दिन आपकी हालत भी बहुत खराब होने वाली है। तो क्या करना है, नेगेटिव लोगों से तो दूर रहना ही रहना है। पर उनसे भी ज्यादा खतरनाक लोग होते हैं कौन से, ओवर कॉन्फिडेंट पीपल्स। कौन से होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट लोग जो होते हैं वो उनसे भी बड़े खतरनाक होते हैं। तो उनसे तो बहुत ज्यादा दूरी बना के रखिए। जो बोलते हैं कि ये तो कर ही लेंगे, अरे ये तो मजाक है, कुछ नहीं हो जाएगा। जैसे बोले कि बोर्ड के अंदर 95%, अरे तू तो बना ही लेगा, तुम तो बहुत होशियार, 95 तो मजाक का बात है। कई बार क्या बोलते हैं, अरे अभी पढ़ने की क्या जरूरत है, बाद में पढ़ लेंगे, बहुत टाइम पड़ा है। अभी जून का महीना, इसमें कौन पढ़ाई करेगा, अभी तो दिसंबर के बाद एग्जाम, उसके बारे में सोचेंगे, बोर्ड के एग्जाम के बारे में क्या टेंशन है अभी लेके मार्क्स। ऐसे लोगों से दूरी बना के रखिए। ऐसे बच्चे आपको क्लास में मिल जाएंगे तो अरे तू अभी तो क्या पढ़ रहा यार, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, पढ़ लेंगे ना, पढ़ लेंगे ना। ये वाला बहुत खतरनाक वर्ड है। कई बार अपन टीचर को भी बोलते हैं कि कर लेंगे सर, चिंता मत करो। वो टीचर आपको चिंता नहीं करता है। टीचर चिंता बहुत इसलिए करता है कि आपका ये बहुत वर्ड जो है वो बहुत खतरनाक है कि हम कर लेंगे। कर लेंगे ऐसा वर्ड यूज करने से पहले सोचिए कि आप कब कर लेंगे। ये वाला इंपॉर्टेंट चीज है। जो आज करना है उसको आज ही कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने छोड़ते गए, अरे देख लेंगे बाद में, देख लेंगे बाद में, देख लेंगे, तो वो बहुत सारी चीजें इतनी बड़ी हो जाती है कि अब नहीं कर पाएंगे। और वो कौन बोलते हैं पता है कि कर लेंगे जो वर्ड है ना, ये वर्ड बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंट लोग।
उनको ऐसा लगता है कि तो बहुत ही छोटी चीज है, मैं तो 1-2 दिन में कर लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये वाले लोग बहुत खतरनाक होते हैं, ये वाले लोग बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो इनसे ओवर कॉन्फिडेंट लोगों से बहुत दूर रहिएगा। कॉन्फिडेंट रहिएगा, कॉन्फिडेंट रहिएगा, बट ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिएगा। क्या रहना है? कॉन्फिडेंट रहना है, बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंट। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, इसी के अकॉर्डिंग आपको आगे प्रिपेयर करना है। तो 2 चीजें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई है लाइफ की, चाहे पढ़ाई करनी हो, चाहे कोई दूसरा काम करना हो, स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिव पीपल, स्टे with the confident people, but make a 100 kilometer distance from the overconfident people, because overconfident peoples are more dangerous than the negative peoples. नेगेटिव पीपल तो कई बार सीधी बात बोल देते हैं, वो अपन को हर्ट करती है, ठीक बात है, पर ओवर कॉन्फिडेंट पीपल अपन को बर्बादी के और लेके जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं, फिर अपन कुछ काम के नहीं रहते हैं। तो नेगेटिव से भी ज्यादा खतरनाक कौन से होते हैं? ओवर कॉन्फिडेंस वाले लोग। इसलिए मैंने बोला 100 किलोमीटर डिस्टेंस तो काफी एक अच्छी खासी डिस्टेंस होती है, मतलब उनसे अपन कभी नहीं मिलने वाले होते हैं। तो इनसे दूर रहिएगा। अगर आपका क्लास फेलो कोई बोलता है कि अरे यार अभी क्या पढ़ाई करना, बाद में कर लेंगे ना, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, छोटी चीजें मजाक है, कुछ नहीं हो जाएगा। जैसे 12th 11th साइंस के बच्चे बोलते हैं कई बार कि अरे सर अभी 11th में क्या पढ़ के करना है, 12th में पढ़ लेंगे ना। 12th में बोलते हैं अभी तो सर जून का महीना है, काहे को टेंशन लेते हो सर, बाद में देख लेंगे। अरे सर हम कर लेंगे। अरे भाई कब कर लोगे ये तो बताओ। तो ऐसे लोगों से जो ऐसी चीजें बोलता है कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, उससे दूर रहिएगा। वो बहुत और कोनेटर, मैं तो सर 10th के अंदर 95 98 वाला बच्चा हूं, क्या है छोटी छोटी चीजों के लिए सर हेडेक है, पर ये 98 97 वाला भी कई लोगों को 50 से कम होते देखे साइंस और बाकी सब्जेक्ट का 12th के अंदर। उसका रीजन एक ही है कि उनके दिमाग में था कर लेंगे, पर किया जाता नहीं है। इन चीजों का ध्यान रखें। तो 2 मैंने इंपॉर्टेंट चीज बताई आपके लिए कि स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल्स, स्टे विथ कॉन्फिडेंट पीपल, but make a larger distance from overconfident peoples. That is the very important thing. ये चीज हो गई लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। कुछ भी आप लाइफ में कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब बात आती है कि सर हम लोग 10th के बाद क्या सब्जेक्ट चूज करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए। बच्चा सोचता है कि मैं क्या करूं, क्या करूं, कौन सा सब्जेक्ट लूं। कोई बोलता है उसको आर्ट्स ले ले, कोई बोलता है उसको तू साइंस ले ले। इतने में कोई बोलता तू साइंस लेके तो क्या करेगा, बहुत बेरोजगारी हो रही है, बहुत सारे इंजीनियर भरे पड़े हैं मार्केट के अंदर, बहुत सारे डॉक्टर बैठे हैं, क्या करेगा तू साइंस क्यों ले रहा है। ये बहुत एक मिथ है लोगों के अंदर कि भाई बेरोजगार बैठे हुए हैं। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं कि साइंस ही क्यों लेना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा भी, आप 20% अगर कैपेबल हो तो आपको साइंस क्यों चूज करना चाहिए। अगर आप 20% कैपेबल हो तो भी आपको साइंस चूज करना चाहिए। उसका रीजन बताता हूं मैं आपको, साइंस ही क्यों लेना चाहिए 11th 12th के अंदर। आगे जाके आपको जो लेना है मर्जी आप ले लीजिए, पर 11th 12th में आपका साइंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों आपको साइंस के साथ आगे चलना चाहिए अगर आप 20% भी कैपेबल हो तो। कितने परसेंट बोल रहा हूं मैं, केवल 20% कैपेबल हो तो भी आपको साइंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कोई टेंशन नहीं है, हो जाता है, छोटे मोटे परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसे कोई बेटर नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है आपका साइंस के साथ डील करने का रीजन क्या है, क्यों आपको साइंस लेना चाहिए 11th 12th के अंदर। स्पेशली मैं बोल रहा हूं 11th और 12th के अंदर। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप साइंस लेके हमेशा आईआईटी के लिए जाइए, साइंस लेके आप नीट के लिए जाइए, साइंस लेके आप डॉक्टर बनिए, साइंस लेके आप इंजीनियर बनिए, ये नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूं साइंस लेना चाहिए। इसका लॉजिक ये नहीं है कि आपको डॉक्टर और इंजीनियर बनना है, साइंस डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाती केवल, यदि ध्यान रखना। साइंस आपका कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करती है और बहुत अपर लेवल तक बूस्ट करती है, आपको बहुत सारी चीजें देती है। तो साइंस 11th 12th के लेने के बाद सबसे बड़ी चीज जो आपकी आती है, योर माइंड विल इंक्रीज टू ग्रो द न्यू थिंग्स। आप नई चीजें सीखने के कैपेबल हो जाओगे, आपको चीजें अच्छी से समझ आनी शुरू हो जाएगी कि कैसे चीजों के साथ आगे डील करना होता है। तो साइंस सब्जेक्ट जो है वो आपको नई चीजों के साथ डील करवाता है, आपके माइंड को मेकअप करवाता है, आपका माइंड जो है वो ग्रो होता है, आपकी कैपेबिलिटी जो है उसको इंक्रीज करता है, आपकी जो सोचने की शक्ति है उसको बढ़ाता है, आपके लॉजिक को डेवलप करता है। तो ये चीजें जरूरी है। अब दूसरी चीज, ये तो हो गया आपके माइंड का बूस्टअप करने के लिए साइंस होता है, बट
कैरियर के अंदर भी बहुत फायदा होता है। आज का जमाना देखिए, आपका टॉप टेन सीट ऑफ द एवरी एग्जाम, टॉप 10 सीट ऑफ द एवरी एग्जाम इज फिल्ड विद द साइंस स्टूडेंट्स। दैट इज द हार्ड ट्रूथ। ये एक सत्य है, बहुत हार्ड है पर सत्य है। IAS, दैट इज द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS, सबसे बड़ी और सबसे नोबल सर्विस मानी जाती है इंडिया के अंदर। इससे बड़ा जॉब कोई नहीं माना जाता है। बट व्हेन यू सर्च दिस ईयर रिजल्ट, टॉप 20 सीट्स आर फिल्ड विद द साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट। दैट इज द पावर ऑफ द साइंस स्टूडेंट, दैट इज द पावर ऑफ द साइंस स्टूडेंट। अब बोलोगे सर वो तो आर्ट्स पढ़ा था बाद में, तो हाँ बिल्कुल पढ़ा, पर 12th के बाद पढ़ा। 12th में उसने साइंस लिया इसलिए वो आगे इतना बढ़ा। उसके बाद उसने आर्ट्स पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, आर्ट्स पढ़ सकते हो आगे जाके। 12th के बाद आप जो चाहो वो कर सकते हो, पर 11th 12th के अंदर हमेशा जहां तक आप 20% भी कैपेबल हो तो आप साइंस के साथ जाइएगा। अगर आप 20% भी कैपेबल हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लोग कुछ भी बोले आपको, आप जरूरी 11th के अंदर फर्स्ट टर्म के अंदर फेल हो जाओ यार, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप 60% 12th कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब क्या बेनिफिट है, क्योंकि साइंस का स्टूडेंट आगे 11th 12th करने के बाद जो मर्जी चाहे एग्जाम दे सकता है, जो मर्जी चाहे फील्ड में जा सकता है, क्योंकि 11th 12th तक आपकी जो थिंकिंग है वो डेवलप हो जाती है। आपको अपना एरिया पता चल जाता है। 10th का बच्चा पूरा ब्लैंक होता है, उसको नहीं पता कि आगे मेरे लिए कौन सा संसार के अंदर रास्ता खड़ा है। तो साइंस उसको बूस्टअप प्रोवाइड करवाता है कि तू बेटा 2 साल का और टाइम ले ले और तू सोच ले कि तुझे आगे क्या करना है। अगर उससे आर्टिस्ट बना है, वो आर्टिस्ट बन सकता है। साइंस का बच्चा आर्ट्स के अंदर ग्रेजुएशन कर सकता है, आर्ट्स के अंदर ग्रेजुएशन कर सकता है, वो कॉमर्स के अंदर ग्रेजुएशन कर सकता है, और साइंस का तो उसका फील्ड है ही है। बट अगर बच्चे ने 11th 12th में साइंस अडॉप्ट नहीं किया, आर्ट्स अडॉप्ट किया, अब वो कॉमर्स को अडॉप्ट नहीं कर सकता आगे जाके। फिर सोचता अगर मैं कॉमर्स कर लेता तो क्या होता, तो फिर वापस उसको 11th 12th करना पड़ता है कॉमर्स का। अगर बच्चा कॉमर्स लेता है और वो सोचता है कि मुझे आगे क्या करना है, साइंस करना, तो वो नहीं कर सकता है, उसके लिए रास्ते बंद हो गए। तो अपन को एक लेवल पे जहां पे आपको रास्ता बंद होता हुआ नहीं दिखे, ऐसा चीज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो ऐसा करने के लिए आपको 11th 12th में बिना सोचे समझे साइंस के साथ आप जा सकते हो। इससे आपको कोई कमी नहीं आएगी, कोई गलत नहीं है इस चीज के अंदर। आपके लिए क्या करना है, हिस्ट्री पढ़ना, आपको जो पढ़ना है बाद में साइंस के साथ पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस कभी मना नहीं करती इस चीज को। आपके आगे जाके ये मत लीजिए, टॉप 10 CA ऑफ दिस ईयर आर आल्सो फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड। CA, that is the exam of completely commerce students. But now top 10 CA of this year examination that are from the science, that you can imagine the power of the science, because science make the students to deal with the things in a positive way and in a logical way, in a reasoning way, and capable a student to sit for 6 to 10 hours unalterably without rest to study. Then student will focus in the things, whatever he get after the 12th he will do that. That is the power of the science. यही आपका साइंस का पावर है, इसलिए आपको साइंस लेना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने जो वो चीज बोली है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो कि सर हमने साइंस तो ले लिया, पर आगे स्कोर कैसे करेंगे? तो बोर्ड एग्जाम में स्कोर करना कोई बड़ी चीज नहीं होती है भाई, कोई बड़ी चीज नहीं होती है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहिएगा, थोड़ी सी तैयारी कीजिएगा, अच्छे से हार्ड वर्क कीजिएगा, यू विल गेट योर गुड रैंक इन बोर्ड एग्जामिनेशन। देखिए क्या करना होता बोर्ड के लिए। सबसे पहली चीज आपको बोर्ड एग्जाम के लिए अगर देना है, कंपटीशन की बात नहीं कर रहा मैं, बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं यहां पे। सबसे पहले चीज कोई भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वर्ड में हमेशा बोलता हूं, स्टे अवे फ्रॉम द कर लेंगे, स्टे अवे फ्रॉम द कर लेंगे। बी ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे रहिएगा। कहां रहिएगा? ग्राउंड पे रहिएगा, तो वो आपको हेल्प मिलेगा, कर लेंगे पे नहीं काम चलेगा। अब अपने पास आता है यहां से
कि सबसे पहले जो आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसके पैटर्न को समझना जरूरी है, क्योंकि आजकल का सीबीएसई का पैटर्न हर साल का चेंज होता रहता है। तो कोई भी बोर्ड एग्जाम है उसके अंदर अंधे होकर पढ़ाई मत कीजिए, सबसे पहले उसके पैटर्न को समझिए, इसका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझिए और उसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट डे से उसकी तैयारी कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन आ गए, आपने पूरी साल लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा, आपको एमसीक्यू करना ही नहीं आता है, आपको टाइम मैनेजमेंट करना ही नहीं आया, तो आप उसके अंदर कैसे डील करोगे? नहीं हो सकता। सबसे पहली चीज, जिस भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप पढ़िएगा, उसका पैटर्न पढ़िएगा। वो पैटर्न बहुत जरूरी होता है, उस पैटर्न के बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग टू नो द पैटर्न ऑफ द बोर्ड एग्जाम। हमेशा सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम का पैटर्न जानना है, वो भी टाइम से जानना है। ऐसा नहीं है कि जनवरी आ गया, फरवरी में एग्जाम है, आप पैटर्न सीख रहे हैं, सर अब मॉडल पेपर दे दीजिए, अब मुझे सैंपल पेपर दे दीजिए, मैं सॉल्व कर लूंगा। भाया टाइम गया, अब कुछ ना होना है। उसमें भी बहुत कुछ कर सकते हैं, पर वहां भी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करना पड़ेगा। कई बार अगर कई गलती हो जाती है, दिसंबर तक अपन नहीं पढ़ते हैं, फिर भी अपन नेगेटिव लोगों से दूर रहेंगे कि अब कुछ नहीं कर सकते हो। पर सबसे पहले क्या करना है, उस बोर्ड एग्जाम के पैटर्न को समझना है। क्या करना है? उस बोर्ड एग्जाम के पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा। जब तक पैटर्न नहीं समझोगे आप मैक्सिमाइज नहीं कर सकते अपने आप को। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, स्टिक विद द पैटर्न, पैटर्न के साथ तैयारी कीजिएगा। दूसरी चीज यहां पे देखिए, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि अगर आपको टाइम कम मिलता है तो अब आपके पास एक ही चीज होती है कि कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक आपका हायर वेटेज का है, किसका वेटेज जो है वो सबसे हाईएस्ट है, उसी के साथ अपन को जानना होगा। क्योंकि हमारे पास टाइम कम बचता है, जब कम टाइम बचता है तो हम लोग हायर टॉपिक के साथ जाएंगे। अगर अपने पास टाइम है, उस टाइम को आप यूटिलाइज करोगे अच्छे से तैयारी करने में सारे टॉपिक्स के लिए। पर अगर आपने किसी कारण से, आपके साथ ओवर कॉन्फिडेंट पीपल्स आ गए जिन्होंने बोला कि अरे कर लेंगे, आपके पास टाइम कम बचा है, अब आपने ओवर कॉन्फिडेंट पीपल को छोड़ दिया। बट उसके बाद भी आपको पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाना है, पर टॉपिक के पैटर्न को समझना है और यह देखना है कि इतने टाइम के अंदर मैं कितनी चीजों को कवर कर सकता हूं। जो हायर अप्रोच के क्वेश्चंस हैं, जो हायर मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, जो टॉपिक्स है, उसको कवर करना है कम टाइम के अंदर। दूसरा आपका होता है इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। सबसे बड़ी चीज ये होती है बोर्ड के एग्जाम के अंदर, जो बच्चा 100% स्कोर करना चाहता है वो केवल और केवल इसी के कारण पीछे रह जाता है। जो सोचता है मैं 100 ले आता सर पर 98 पे अटक गया, वो उसका मेन रीजन क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट। मेन रीजन क्या होता है? टाइम। मैं 95 पे अटक गया, वो टाइम मैनेजमेंट का काम है। वो बच्चा पेपर के अंदर इतना लीन हो जाता है, उसको टाइम का पता नहीं रहता है। एक क्वेश्चन जो टाइम 2 मिनट देना चाहिए उसका 10 मिनट दे देता है, वहीं पे काम उसका इजी नहीं होता है। फिर वो भागता है, भागते भागते लिखने में कोई ना कोई गलती करता है। तो पेपर की इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि आपका टाइम के अंदर कभी भी मैनेजमेंट में मिस्टेक नहीं हो। आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है वो कितने मिनट का है और मुझे इसके कितने मिनट देने चाहिए। हमेशा प्लस माइनस कुछ टाइम का लेके चलिए कि +5 मिनट प्लस माइनस ज्यादा लगे तो दूसरे क्वेश्चन को कैसे अरेंज करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, तभी आप पेपर को टाइमली कर पाओगे। फिर होता है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ द सैंपल पेपर। सैंपल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड के लिए सैंपल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने भी सैंपल पेपर आप करते रहोगे, आपके दिमाग के अंदर बोर्ड पेपर का पैटर्न छप जाएगा। जब वो बोर्ड पेपर के एग्जाम देने बैठोगे आप लोग, तो वो पैटर्न आपके दिमाग में पहले से फिक्स होगा और आपका दिमाग काम करेगा कि मुझे पहला कौन सा क्वेश्चन करना है, मुझे कौन सा सेक्शन पहले करना है। जो 5 सेक्शन दिए होते हैं, उस 5 सेक्शन में मैं किस सेक्शन के साथ पहले जाऊं, वो आपको अपना आप कब आएगा? जब आप बहुत सारे सैंपल पेपर पहले सोल्व कर लोगे। सैंपल पेपर टाइमली सोल्व करना शुरू कीजिए। ऐसा नहीं है कि जनवरी में सैंपल पेपर सोल्व, ऐसा किसने बोला भाई जनवरी में सैंपल पेपर सोल्व करना है? आप फर्स्ट डे से सैंपल पेपर ट्राई कीजिए, जो चैप्टर हो गया उस चैप्टर के क्वेश्चन ढूंढिए सैंपल पेपर में से और करिए। लास्ट तक सैंपल पेपर के लिए वेट मत कीजिए कि लास्ट में सैंपल पेपर आएगा उसी का हम लोग करेंगे। अरे भाई सीबीएसई बहुत शुरू में गाइडलाइन दे देती है, उसी के अकॉर्डिंग पेपर्स की प्रैक्टिस कीजिए। आप जो चैप्टर खत्म कर दिया उस चैप्टर का सैंपल पेपर आप उसी दिन कर लीजिए, वो क्वेश्चन आप उसी दिन कर लीजिए, ताकि सिर्फ सैंपल पेपर वापस जनवरी के बाद करोगे आपको ऐसा लगेगा ये सारे सैंपल पेपर मैंने कर रखे हैं, केवल मुझे रिवाइज करना है, पैटर्न भी आपके दिमाग में छपा हुआ है, कोई टेंशन नहीं लेना है। बिना कोई हेजिटेट हुए आप आराम से पेपर कर पाओगे। और उसके अंदर टाइम बहुत सेव होता है। लास्ट का टाइम जितना फ्री रहता है उतना ही बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास होता है।
मैजिक ऑफ माइंड मैप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप तैयारी कर रहे हो, आपका माइंड उसी के वे में काम करना चाहिए। आपका माइंड मैप बनना होना चाहिए चैप्टर के लिए, कि एक चैप्टर है उसका माइंड मैप होना चाहिए। भाई इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक है, ये टॉपिक को मैंने अच्छे से तैयार कर लिया है, इस टॉपिक को मैं ऐसे कवर करूंगा, इस टॉपिक को मैं ऐसे कवर करूंगा, तो आगे मैं आराम से बढ़ सकता हूं। कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने माइंड मैप बना लिया टॉपिक्स का। माइंड मैप आपको जिस क्वेश्चन को करने के अंदर आपको 20 मिनट लगते हैं, माइंड मैप आपको उसको 5 मिनट में लाके पटक देता है। तो दैट इज द पावर ऑफ द माइंड मैप। माइंड मैप जरूर बनाइएगा, अपने दिमाग के अंदर पूरा का पूरा मैप छपना चाहिए, पेपर पे छपा हुआ काम का नहीं है। माइंड मैप मतलब आपका दिमाग के अंदर पूरा का पूरा उस चैप्टर की ओवरव्यू होना चाहिए, उसकी पिक्चर आपके दिमाग में आंखों के सामने घूमनी चाहिए। जैसे आप आंखें बंद करो, आपके सामने जैसे उसके बारे में सोचो, क्योंकि मैंने जैसे सोचा मैग्नेटिक फील्ड, तो मेरे सामने पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन सा फॉर्मूला होता है, आंखें बंद करते ही मेरे सामने आना चाहिए। दैट इज द माइंड मैप। अगर वो वाला माइंड मैप आपके दिमाग में बन गया तो आपका टॉपिक बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है। स्टेइंग हेल्दी इज की, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलता हूं बेटा। स्टेइंग हेल्दी, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ फॉर द बोर्ड एग्जाम और फॉर द एनीथिंग। कई बार अपन बोर्ड की तैयारी करते करते इतना स्ट्रेस ले लेते हैं, इतना स्ट्रेस ले लेते हैं, खाना भी नहीं खाते हैं, खाना भी नहीं खाते हैं टाइम से। तो वो बहुत बड़ी गलती हम लोग करते हैं। पेरेंट्स भी कई बार बोलता है कोई ध्यान नहीं देना है, कोई चीज का, वो बहुत गलती। सबसे पहले हेल्थ बहुत जरूरी है। अगर आपकी हेल्थ है, क्योंकि कोई भी एग्जाम 3 घंटे का गेम है आपका, उस 3 घंटे में आपका सरदर्द हो गया, आपका पूरी साल का मेहनत पानी बन जाएगा। कई लोग बोलते हैं सुबह उठ के जल्दी से पढ़ाई करो, ठीक है, किसी की आदत होती है पढ़ाई करने, किसी की नहीं होती, कोई नाइट को पढ़ता है, पढ़िए, जैसा आपका पैटर्न फॉलो कर रखा है उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। बोर्ड के एग्जाम में अपने पैटर्न को चेंज मत कीजिएगा। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, रात के रात सुबह उठकर नहीं पढ़े, आपको बोर्ड में आपने सोच लिया मैं तो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ूंगा, नहीं हो सकता आपसे, वो आपका माइंड खराब करेगा। कई लोगों की आदत होती है एग्जाम जस्ट पहले रिवाइज करने की, होती है, अच्छी बात है, करिए। कई लोगों की आदत होती है एकदम साथ में पढ़ा हुआ कोई तैयार नहीं रहता, सब मिक्स हो जाता है, तो उस एग्जाम के टाइम पे मत पढ़िएगा। एक दिन पहले आप सुबह उठे, फ्रेश माइंड से आप एग्जाम देना चाहिए, उस टाइम पे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले बुक को दूर कर दीजिएगा, क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका होता है। आप अपने पैटर्न को समझ चुके होते हैं बोर्ड तक आते आते, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग जा सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए रहती है, तो ध्यान दीजिएगा इन चीजों का। हेल्थ इज द वेल्थ। खाने पीने का प्रॉपर ध्यान दीजिए, एग्जाम के टाइम पे नहीं, पूरी साल भर ध्यान दीजिए, ताकि क्या होगा, आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मैनेज कर पाएंगे। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। मैंने एक वर्ड लिखा, बी ऑन ग्राउंड। बी ऑन ग्राउंड का मतलब समझ गए होंगे आप, कि हमेशा हमेशा धरातल पे रहने का मतलब यह होता है कि अपने आप को पहचान कर रखिएगा और पता रखिएगा मुझे इतना आता है, मुझे इतना सीखना है, कभी भी ऐसे हवा में नहीं उड़ना है। सर ये तो हो जाएगा, हम कर लेंगे, चिंता मत करो। घर वालों को बोलते ना, अरे हम कर लेंगे, अरे भाई कर लोगे, बहुत अच्छी बात है, पर अपने आप को ग्राउंड पे रखना बहुत जरूरी होता है। ये तो हो गया बोर्ड एग्जाम की बात। अब मैं बात करता हूं किसकी, कंपटीशन एग्जाम में क्या फर्क है। देखो, कंपटीशन एग्जाम बिल्कुल अलग चीज होता है। कंपटीशन एग्जाम बहुत अलग होता है बोर्ड एग्जाम से। बोर्ड एग्जाम के अंदर फिक्स क्वेश्चंस होते हैं, जो आपकी नोटबुक में लिखे होते हैं, जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखे होते हैं, वहीं से वो क्वेश्चन बनता है, कोई अलग क्वेश्चन नहीं आता है। तो अच्छे से आपने पूरी साल प्रिपेयर की तो आपका बोर्ड एग्जाम बहुत इजीली कवर हो जाता है। बट कंपटीशन जो है, दैट इज द डिफरेंट गेम। कंपटीशन पूरा का पूरा डिफरेंट गेम है, वो अलग चीज है, वहां आपको नए क्वेश्चन दिखते हैं। तो सबसे पहले जब कंपटीशन की तैयारी करते हो तो आपको शेड्यूल के साथ तैयारी करनी पड़ेगी, आपको नई सोच के साथ तैयारी करनी पड़ेगी। आपको ये देखना पड़ेगा कि किस टाइप का कंपटीशन एग्जाम में दे रहा हूं और उसके लिए मैक्सिमम चीज करने के लिए मेरे को क्या जरूरी है, उसके अकॉर्डिंग आपको जाना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम शेड्यूल तैयार करना पड़ेगा। बोर्ड में भी जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा कंपटीशन में तैयारी जरूरी है, क्योंकि बोर्ड के अंदर आपको वो क्वेश्चन दिखेगा जो आपने पढ़ रखा है, कंपटीशन में आपको वो क्वेश्चन दिखेगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा है। उसका कंसेप्ट जरूर पढ़ा है, पर क्वेश्चन आपने नहीं देखा वो वाला। बोर्ड में आपने वो क्वेश्चन देख रखा होता है, वही क्वेश्चन बोर्ड के अंदर पुटअप होता है। तो कंपटीशन के लिए सबसे पहले आपको करना है कि शेड्यूल के साथ स्टिक रहिएगा, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर कीजिएगा। उसके बाद आपको अपना एरिया सेट करना है। कंपटीशन बहुत वाइड होता है, बहुत बड़ा टॉपिक होता है। बोर्ड के अंदर लिमिटेड टॉपिक होता है, कंपटीशन का टॉपिक बहुत वाइड होता है, बहुत ज्यादा वाइड होता है।
तो उसके अंदर आपको अपना स्टडी का एरिया लेना पड़ेगा कि मुझे ये टॉपिक मुझे अच्छे से कवर करने हैं। कंपटीशन कभी भी 100% के लिए नहीं होता है। कंपटीशन आपको अंदर सेलेक्ट होने के लिए बच्चा 50% वाला भी सेलेक्ट होता है। बोर्ड एग्जाम परसेंटेज के लिए होता है, कंपटीशन एग्जाम क्या होता है, उसको आपको कवर करना है, उसका इन होना है। वहां परसेंटेज मैटर नहीं करते हैं। वहां आप इन होगे दैट मींस यू आर सक्सेस। रैंक यहां मैटर कर जाती है। तो इन होने के लिए आपको अलग तरीके से तैयारी करनी पड़ती है। 95-96% बोर्ड में लाने के लिए आपको अलग तैयारी करनी पड़ती है। तो स्टडी एरिया आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, किस एरिया में आप तैयारी करते हो, क्योंकि हर चीज की तैयारी आप नहीं कर सकते हो। तो जिस कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो उसका स्टडी एरिया आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। रिवाइज एंड री रिवाइज, ये सबसे बड़ा चीज होता है, चाहे बोर्ड हो चाहे कंपटीशन हो। रिवाइज एंड री रिवाइज, कई बार हमें लगता है ये चीज मेरे से होगी नहीं, अब मैंने ले ली। अब वहां पे क्या करना होता है, मान लीजिए आप कोई चीज पढ़ते हो, आपको समझ में नहीं आ रही, बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, आपको ऐसा लगता है तो मेरे पता नहीं कहां से आ गई, मुझे कुछ नहीं आता उसके बारे में। कोई बात नहीं, अगर थ्योरेटिकल टॉपिक आपका है तो आप खुद उसको कवर कर सकते हो। उसके लिए क्या कीजिए, आप पहले दिन एक चीज को पढ़िएगा, उसको छोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं, आपने सोचा पढ़ लिया, ठीक, लिव इट। दूसरे दिन फिर इस चीज को पढ़िएगा, थोड़ा बहुत कुछ दिमाग में बैठा होगा, फिर छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। तीसरे दिन फिर पढ़िएगा, आपको लगेगा ये टॉपिक मेरे को आ गया, और जब पांचवें दिन आप पढ़ोगे तो वो आपके दिमाग में ऐसा सेट हो जाएगा जैसा आपके लिए इजी टॉपिक भी नहीं हुआ। तो कोई भी हार्ड टॉपिक आपके दिमाग में सेट करना है तो उसको 3 या 4 दिन लगातार देखिएगा, लगातार देखिए, केवल ज्यादा उसमें टाइम मत दीजिए, केवल उसको रीड आउट कीजिए, केवल रीड आउट कीजिए, अपना आप आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। और कंपटीशन यही गेम होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी का गेम होता है कंपटीशन। उसमें आपको अगर चीज को लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, उसको बार बार आप देखिएगा, बार बार देखिएगा। जैसे आपके घर पे कोई मेहमान आता है, उसको आप पहली बार देखते हो आपके दिमाग में सेट नहीं होता, अगर वो आदमी 3-4 बार डेली आता है तो वो आपको परमानेंटली सेट होता है कि ये आदमी यही है। तो यही चीज किताब के अंदर होती है, जो नोट्स आपने 3 या 4 बार पढ़ लिए वो नोट्स आपके दिमाग में छप गए, अब उसके कोई टेंशन नहीं है। अगर आपने एक बार रटने के साथ में कोशिश की, एक ही बार में एक ही टाइम पे रटने की कोशिश की, वहां पे आपका ऐसा काम नहीं होता। आप टाइम दीजिए, बीच में एक दिन छोड़ के 2 दिन पढ़िए, फिर पढ़िए, फिर पढ़िए, फिर पढ़िए, 4-5 दिन लगातार एक टॉपिक को पढ़ोगे, वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। एक ही दिन के अंदर 2 घंटे लेके एक टॉपिक को मत रट्टा मारिए, वो रट्टा मारने से कभी भी रट्टा नहीं मारा जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो जब नहीं समझ में आ रहा उसको एक बार के लिए छोड़ दीजिए, आगे वाले दिन और देखिए उसको, फिर आगे वाले दिन और देखिए, आप 3 या 4 दिन देखोगे वो टॉपिक आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि मुझे इसमें क्या करना है, उसका बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे मेक योर ऑन नेट्स, किसी दूसरे पे डिपेंड मत रहिए। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो बेटा खुद का अप्रोच बनाइएगा, खुद का अप्रोच बनाइएगा, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम ऐसा होता है जिसमें आपका टीचर का गाइड तो थोड़ा बहुत काम आता ही आता है, पर जो खुद का जो पैटर्न है, खुद की जो अप्रोच है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चंस करने के लिए आपको टाइम दीजिए, पहले जब आप पढ़ रहे हो तो उस क्वेश्चन को करते हुए आप टाइम दीजिए। हो सकता है क्वेश्चन को करने में आपको 2 से 3 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, पर टाइम दीजिए खुद का, उससे खुद की अप्रोच डेवलप होगी। जब खुद की अप्रोच डेवलप होगी तो वो क्वेश्चन करना बहुत ईजी रहेगा। फिर आपका है टेक रिफ्रेशिंग स्टडी ब्रेक्स। कंपटीशन की लंबी तैयारी करनी पड़ती है, लगातार 10-10 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है, तो ऐसा नहीं है कि लगातार 10 घंटे बैठे रहें, उसके बीच बीच में आपको क्या करना है, गैप लेना है। क्या लेना है, गैप लेना है। टेस्ट योर नॉलेज, अपने नॉलेज को बार बार रिवाइज करके टेस्ट करते रहना है। टेस्ट करते रहिए कि हाँ ये चीज हो गई नहीं होगी, छोटे छोटे एग्जाम देते रहिए, छोटे छोटे एग्जाम की प्रिपेयर करते रहिए, छोटे छोटे टेस्ट देते रहिए, अपने आप खुद टेस्ट पैटर्न बनाइए, खुद आंसर दीजिए, खुद टेस्ट लीजिए खुद का अपने आप का, तो वो आपको बहुत ज्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंट बढ़ाता है। सेट रियलिस्टिक स्टडी गोल एवरी डे, रियलिस्टिक, हमेशा रियलिस्टिक रहिएगा। और स्टडी बिफोर द बेड, सोने से पहले कुछ चीजें इंपॉर्टेंट चीजें आप चार्ट बना के सामने रख लीजिए, वो चार्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। जब सोते हैं उसके सामने सोते उसको देखो, आप उसको देख देते नींद आ जाएगी ना, वो चीज आपके दिमाग में जब सोते सोते हम लोग उसको देख देते सोते हैं ना, वो चीज आपके दिमाग में छप जाती है कि हाँ ये चीज मुझे आज पढ़ी थी, ये चीज मेरे पास है, ये चीज मेरे इस टॉपिक की इंपॉर्टेंट है, ये मैंने मेरे सामने है, सोते टाइम मैं उसको देख देते सो जाऊंगा, वो चीज अपने ठंडे दिमाग से अपने दिमाग में फिट हो जाती है और हम हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ रहती है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ द स्टडी बिफोर द स्लीप। बिफोर बेड, जाने सोने से पहले, बेड के अंदर जाने से पहले जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जैसे मैथ्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, वो सारे फॉर्मूले आपके चार्ट के सामने लगे होने चाहिए। कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे अगर आपने चार्ट बना के सामने लगा लिए तो, क्योंकि उसको बार बार आप देखोगे, बार बार आप देखोगे। सोने से पहले आप उन्हीं के दर्शन करोगे जो अच्छे दर्शन करने हैं, वो आपके लिए कंपटीशन की तैयारी करने तक ये दर्शन कीजिएगा, बाकी दर्शन आपको अच्छे से बाद में मिलते रहेंगे, उसकी कोई चिंता नहीं है। बिलीव इन योर सेल्फ, खुद के अंदर बिलीव कीजिए, खुद के अंदर बिलीव करना जरूरी है। अगर ओवर कॉन्फिडेंस
नहीं हो, कॉन्फिडेंट हो, बहुत अच्छी बात है। कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, अपने आप में विश्वास भी करना है, नेगेटिव नहीं रहना है कि मैं ये नहीं कर सकता। आप कर सकते हो, बिलीव इन योरसेल्फ, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीजें हैं, बोर्ड और कंपटीशन में फर्क है, बोर्ड और कंपटीशन में फर्क है, दोनों की तैयारी अलग वे से होनी चाहिए। बोर्ड के अंदर आपका जो चीजें हैं उसको आप रेगुलरली पढ़ रहे हो, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंपटीशन के अंदर आपको अप्रोच दूसरा करना पड़ेगा, आपको नए नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग आप जाओगे। इसके बाद अगर आपका कोई भी टॉपिक बहुत हार्ड है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल भी बोरिंग आपको लग रहा है, पर वो जरूरी भी है, अब उसको डील करने का कई बार अपन पैटर्न चेंज करना पड़ता है। अपन सोचते हैं, सिनारियो चेंज करना पड़ता है, सीनरी चेंज करनी पड़ती है, उससे वो टॉपिक कवर करना इजी हो जाता है। कई बार आप मान लीजिए किस जगह बैठे हो, आप बैठे बैठे बोर हो गए, वो टॉपिक आपका नहीं समझ में आया, तो उसके लिए आपको क्या करना है, चेंज दी सीनरी। तो वो आपके लिए बहुत कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा सकती है। हो सकता है आपको घर पे कोई चीज समझना, आप लाइब्रेरी में जाके बैठे, हो सकता है कोई चीज लाइब्रेरी में समझना है, घर पे जाके बैठिए, आप कॉपी पीते हुए पढ़िए, ठीक है, आप सोते हुए पार्क के अंदर पढ़िए, पार्क के अंदर जाके आराम से रेस्ट करते हुए आप चीज को पढ़िए, हार्ड टॉपिक को पढ़िए, उसको देखिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। उस टाइम आपको चीज समझ में आ जाएगी। कोई फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है, कोई फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है, बहुत बोरिंग लग रहा है सब्जेक्ट, उसको आप टेलते टेलते पढ़िए, घूमते घूमते पढ़िए, जोर से बोल के पढ़िए, जोर जोर से बोलिए। कोई चीज को कई बार अपन को हार्ड लगती है, उसको जोर जोर से बोलिएगा, जोर से बोलने से भी बहुत सारी चीजें फर्क पड़ती है। हो सकता है घरवाला आपको बोलो पागल, कोई टेंशन नहीं, मत सोचिए उनके बारे में क्या बोलते हैं लोग, पड़ोसी आपको क्या बोलते हैं, वो इधर उधर क्या बोलते हैं, आपको वो चीज समझनी है तो अपने आप को चेंज कीजिएगा। अगर हार्ड लग रहा है तो थोड़ा अलग इन्वायरमेंट में जाइएगा, उस इन्वायरमेंट के अंदर उस चीज को कीजिएगा। सो दैट इज द डील विद द हार्ड टॉपिक। हार्ड टॉपिक के साथ हम लोग उस चीजें डील कर सकते हैं। अब अपने पास सम टाइम बी ब्लैंक, सम टाइम बी ब्लैंक। आपको पता है कोरे कागज पे लिखना बड़ा आसान होता है, कोरे कागज पे लिखना बड़ा आसान होता है, लिखे हुए कागज पे उसको रब करके लिखना बहुत हार्ड होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, कोरे कागज पे लिखना बड़ा आसान होता है, लिखी हुई चीज को रब करने, वापस लिखने में बड़ा टाइम लगता है और हार्ड भी होता है। इसलिए जब अपन कॉपी लेके आते हैं, मार्केट जाते हैं, कॉपी लेके आते हैं, ब्लैंक पेपर के लेके आते हैं, ऐसा नहीं उसे पेंसिल से लिखा हुआ कुछ अपन को रब करके, नहीं। तो इसलिए सम टाइम बी ब्लैंक, कई बार अपने आप को ब्लैंक कर लीजिएगा। ब्लैंक करने से आपका पूरा का पूरा माइंड जो है रिफ्रेश हो जाता है। रिफ्रेश जब हो जाएगा, अब उसके अंदर अपन चीजों को लिखेंगे, दैट इज दी वेरी गुड। आपकी मेमोरी है, वो मेमोरी का एक स्टेज अगर आपका फुल हो गया तो अपने आप को फिर ब्लैंक कीजिएगा, वो मेमोरी का स्टेज आपके साइड में पड़ा रहेगा। अपना दिमाग ऐसा बनाया भगवान ने कि जो एक बार मेमोरी में फिट हो गया वो हटता नहीं है, परमानेंट मेमोरी है आपकी, पर उसको भी कई बार रिफ्रेश करना जरूरी होता है। तो रिफ्रेश करने के लिए एक बार ब्लैंक कीजिएगा अपने आप को, सोच को ब्लैंक कीजिएगा। उस टाइम पे आपकी बहुत सारी पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर आएगा, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आएगी। उस एनर्जी के साथ वापस से नई चीजों को लिखना शुरू करना है। तो सम टाइम बी ब्लैंक, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सम टाइम बी ब्लैंक। तो ये बहुत सारी चीजें हमने आज डिस्कस की थी, बहुत सारी चीजें हमने देखी। आई थिंक यू गेट दिस सम बेसिक अप्रोच हाउ टू डील विथ, हाउ टू चूज द सब्जेक्ट आफ्टर द 10th. If you choose the science or other subject, how to deal for the board examination, how to deal with the competition examination. सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई, नेगेटिव लोगों से दूर रहिएगा, कॉन्फिडेंट लोगों के साथ रहिएगा। इससे भी दूसरी सबसे बड़ी चीज, ओवर कॉन्फिडेंट लोगों से बहुत दूर रहिएगा। लगातार हार्ड वर्क कीजिएगा, ग्राउंड पे रहिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड से काम कीजिएगा, कभी भी नेगेटिव माइंड मत लीजिएगा, ठीक है। और एक कर लेंगे वर्ड से बहुत दूर रहेगा, कर लेंगे नहीं, कर लीजिए। लेंगे में दुनिया लेंगे लेंगे रह गई, कुछ नहीं ले पाए। और जिसने सोचा मैं करूंगा, अभी करूंगा, वो बहुत कुछ कर पाएगा। बोर्ड की तैयारी करने तो पहले दिन से लग जाइएगा, कंपटीशन की तैयारी करने तो पहले दिन से लग जाइएगा। एकदम माथ सर पे आ गई चीज, बाद में कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अपने आप को उस तरह से मोटिवेट कीजिएगा, अपने आप को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते रहिएगा, दैट इज द वेरी गुड फॉर यू। थैंक यू एवरीवन।